साल पहले दूर एक भूमि पर एक राजकुमार रहता था। अब राजकुमार शादी के लायक हो चुका था, पर दुर्भाग्यवश उसके लिए कहीं राजकुमारी नहीं मिल रही थी। अपनी राजकुमारी को खोजने के लिए उसने पूरी दुनिया की यात्रा की। पड़ोसी साम्राज्यों की भी सभी राजकुमारियों ने राजकुमार से मिलने के लिए राजमहल का दौरा किया, लेकिन राजकुमार को सही राजकुमारी चुनने का प्रयास करने में मुश्किल हो रही थी। उसके पिता राजा चाहते थे कि उनके बेटे को असली राजकुमारी मिल जाए। इतने साल प्रयास करने के बाद उसने सही राजकुमारी को पाने की पूरी आशा खो दी। दुखद, निराशाजनक और गहरे विचारों के राजकुमार ने अपना जीवन जीना जारी रखा। राजा और रानी वास्तव में उसकी स्थिति से बहुत दुखी थे। एक और दुखी रात जब वो वहां सोचते बैठे थे, एक बड़ा सा तूफान शुरू हुआ। जोरदार बारिश शुरू हो गई, बिजली गरज रही थी, गड़गड़ाहट की आवाज महल में गूंजने लगी। राजकुमार सोने की कोशिश करने में कठिनाई महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपनी खिड़की से कड़कती बिजली देख रहा था और दूसरी ओर अपने भविष्य की राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। महल में सभी आवाजों के शोर में एक नौकर ने महसूस किया कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने दरवाजा खोला तो देखा बारिश में भीगी हुई एक लड़की कपकपाती हुई खड़ी थी। पूरे राज्य में गरीब युवा लड़कियों में वो अभी भी बहुत सुंदर और नाजुक लग रही थी। बड़ी कठिनाई के साथ उसने बात की, क्या आप मुझे कृपया अंदर आने देंगे? मैं अकेली हूँ और जंगल में खो गई हूँ। नौकर को उसकी दया आई और उसने तुरंत राजा रानी को खबर दी। हम इस समय किसी आगंतुक को अंदर आने से मना नहीं कर सकते। उसे अंदर ले आओ। राजा ने तुरंत गार्ड को इस बारे में सूचना दी और उसे आदेश दिए। गार्ड ने लड़की को अंदर बुलाया और दर्शनीय कमरे में चिमनी के सामने बिठा दिया। लड़की के भीगे कपड़े देखकर रानी ने नौकर को आदेश दिया कि वे लड़की के लिए उचित कपड़े ले आए। रानी ने लड़की से अकेले में पूछा, ऐसे मौसम में रात के समय क्या मैं पूछ सकती हूँ आप क्या तलाश कर रही थी? मैं एक दूर देश की राजकुमारी हूँ। मेरे महल पर दुश्मनों ने हमला किया। मुझे बचाने के लिए माता पिता ने मुझे 2 सैनिकों के साथ भेज दिया। मध्य रात्रि के बाद तूफान के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए और मैं यहाँ आ गई। आपका महल देखा, मुझे अंदर लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रानी को विश्वास करना मुश्किल हो गया, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल था उसे महल से बाहर भेजना। राजकुमार ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये रहस्यमय लड़की कौन है। वो उससे मिलना चाहता था। उस समय लड़की ने रानी के दिए हुए कपड़े पहने थे। उसके बाल पूरी तरह सूख गए थे और अब उसे जरा अच्छा लग रहा था। अब वो अधिक सुंदर और मोहक लग रही थी। जैसे ही राजकुमार ने कमरे में प्रवेश किया, वो उसके सौंदर्य और शालीनता पर विश्वास न कर सका। उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गया। रानी ने कहा कि वो स्थिति को संभाल लेगी और पता लगाएगी कि ये सच में राजकुमारी है या नहीं। क्या वो असल में राजकुमारी हैं? हम आज रात पता लगाएंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने देर रात तक बातें की। राजकुमार को उत्सुकता थी और वो उसे अधिक जानने की कोशिश कर रहा था। रानी ने मेहमानों का कमरा राजकुमारी के लिए तैयार किया और उसके बिस्तर के नीचे एक मटर रखा और उसे 7 गद्दों से ढक दिया। वो लड़की उस रात उस अजीब बिस्तर पर सोई जो उसके लिए तैयार किया था।
सुबह रानी ने उस लड़की के उठने का इंतजार किया और जब वो जागी तब उसे पूछा, कल रात अच्छी नींद आई? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे आश्रय दिया, लेकिन मुझे अच्छी नींद नहीं आई। अच्छा, सच में? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मेरे शरीर में दर्द है, मेरी पीठ दर्द कर रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरी रात मैं किसी सख्त चीज पर सोई थी। रानी को इसी जवाब का इंतजार था। उसे पता था कि केवल एक राजकुमारी ही गद्दे की 7 परतों में ढके बिस्तर के अंदर ऐसी असुविधा महसूस कर सकती है। वो राजकुमार के पास गई और जो कुछ हुआ उसे बताया। ये सब सुनकर और आखिरकार ये जानकर कि वो एक असली राजकुमारी है, राजकुमार अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। राजकुमार ने राजा से कहा कि वो राजकुमारी से शादी करना चाहता है और राजा ने उसकी इच्छा मान ली। राजकुमार ने कहा कि जब तक उनके राज्य में युद्ध खत्म ना हो वो कुछ दिन महल में रह सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके देश को बचाने में मदद के लिए अपनी सेना भी भेज दी। और जल्द ही राजकुमार ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी राजकुमारी? और जैसे ही उसे अपना जवाब मिला वे खुशी से रहने लगे। उस रात राजकुमार ने मटर को एक कांच की डिबिया में रखा और सुनिश्चित किया कि इसे महल के सबसे अच्छे कोने में रखा जाए। कई सालों तक जिनका प्यार पर विश्वास था, ऐसे लोग इस मटर को देखने आते थे। राजकुमार और राजकुमारी की ये कहानी कई सालों से बताई जा रही है। कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए।
एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी।
उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था।
शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे। हमारी प्यारी जलपरी। महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रेनबो के हर कलर की मछलियां। उससे भी नीचे, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी, वहां था डीप सी किंगडम। वहां के लोग अन्य प्राणियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। वहां के बादशाह अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहते थे और समुंदरों पर राज करते थे। बादशाह को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उन्हें डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्हें पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने की परमिशन नहीं थी। सागर के बाहर रहने वाले सारे मनुष्य बुरे हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? क्योंकि मनुष्य सागर को गंदा करते हैं और उसमें रहने वाले प्राणियों को मार डालते हैं। प्यारी जलपरी को जानना था कि जमीन पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियां काफी नहीं थी। उसकी दादी भी उसे मनुष्यों से दूर रहने को कहती थी, और वो कहती थी सी गेट से वो तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। प्यारी जलपरी ने जब अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा, तो उसने भी ठान लिया कि वो भी बाहर जाएगी। पर कैसे? वो डॉल्फिन के साथ हिमरन व्हेल से मिलने गई।
हिमरन को सी गेट के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी थी। उसने हिमरन को अपना पूरा प्लान बताया, पर हिमरन ने उसे मानने से मना कर दिया। भाई बादशाह से कौन पंगा लेगा? पर फिर उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। हिमरन और डॉल्फिन सी गेट पर गए। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया बिना किसी सवाल के। वहां से काफी दूर जाके हिमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी एरियल। एरियल हिमरन की मदद से सागर के ऊपर तक आ गई। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, नीला आकाश देखा। क्या बात है! उसी पल एरियल को म्यूजिक सुनाई दिया। कहां से आ रही थी ये धुन? उसने देखा पास ही एक बड़ी सी शिप थी। उसने पहली बार एक शिप को देखा। ये शिप है ना? चलो चले। डॉल्फिन उसे कहती रह गई न जाने को, पर वो दूर निकल गई थी। तेजी से जा रही थी वो शिप की ओर। ये शिप किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे प्रिंस एरिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, तभी तो सारी सिंगल प्रिंसेसेस को पार्टी में बुलाया गया था। ये तो प्रिंस है और मनुष्य भी, डॉल्फिन ने फिर से वार्निंग दी। एरियल ने प्रिंस की धुन पे बड़ी खूबसूरती से गाया। प्रिंस को आवाज बहुत अच्छी लगी, पर ये आ कहां से रही है? तुम छुप जाओ एरियल, वरना तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने कहा। प्यारी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए, सागर की गहराइयों में, सी किंगडम के अंदर। सागर की जादूगरनी सब देख रही थी अपने क्रिस्टल बॉल में। आ गए वो दिन, महासागर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य के साथ। तूफान आ जाओ, तबाही मचा जाओ, सागर के ऊपर अपना जोर दिखा जाओ। जादूगरनी के ऐसा कहते ही भयंकर लहरें प्रिंस की शिप की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी। प्यारी जलपरी को ये देखकर बहुत फिक्र होने लगी। ये शिप तो टकरा के टूट के डूब जाएगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। जलपरी को डूबे हुए शिप के पास तैरते हुए प्रिंस का फ्लूट मिलता है और फिर दिखते हैं प्रिंस डूबते हुए। वो उसे हाथों हाथ खींच के तैरते हुए सीशोर पे लाती है। उठ जाओ, प्लीज उठो। प्रिंस को होश आता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तुम जिंदा हो, प्यारी जलपरी खुश होके बोली। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और वो सागर में कूद गई। प्रिंस का एक हेल्पर और एक प्रिंसेस वहां आए उसे ढूंढते हुए। एक लड़की ने मुझे बचाया, मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है, बहुत ही सुकून वाली आवाज थी। जलपरी वापस डीप सी किंगडम में आ चुकी थी। प्रिंस का फ्लूट उसके पास ही था, उन्हीं के बारे में सोच रही थी वो। तभी बादशाह वहां आते हैं और उन्हें वो फ्लूट दिखता है। उसे देखते ही उन्हें पता लग गया कि ये मनुष्य का है। हमारे कुछ नियम हैं
और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर मेरे बच्चों को। क्या ये सच है कि तुमने किसी मनुष्य को डूबने से बचाया? मुझे बचाना पड़ा, वरना वो वहीं मर जाते, एरियल ने पलटकर जवाब दिया। बस करो, मनुष्य बुरे होते हैं, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। गुस्से से लाल बादशाह के जाते ही एरियल ने ठान ली कि अब तो करना ही है। एरियल सीधे गई सागर की जादूगरनी के पास और उससे मदद मांगी। मदद तो वो कर देगी, पर बदले में उसे अपनी फीस चाहिए, बहुत महंगी फीस। मैं एक दवाई बनाऊंगी जो तुम्हें मनुष्य बना देगी, तुम्हारे 2 पैर निकल आएंगे, बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज के बिना थक हार के प्यारी जलपरी मान ही गई, क्योंकि उसके लिए उसका प्रिंस से मिलना बहुत जरूरी था। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। एरियल वो दवा घूंट घूंट कर पी गई। वो सागर के ऊपर की तरफ तैर के जाने लगी। धीरे धीरे उसके पैर निकल आए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। डॉल्फिन के साथ वो सी शोर पे पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आया। तुम कहीं मिले हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। एरियल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर उसने प्रिंस को उसका फ्लूट जरूर दिया। प्रिंस ने उस दिन वाली धुन फिर से बजाई। एरियल ने इशारा किया कि ये धुन उसने पहले भी सुनी है। यही बजाते हुए मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज सुनी थी, और फिर तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो लड़की एरियल ही थी जिसने उसे बचाया, पर वो लड़की तो एक जलपरी थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी थी। एरियल बेचारी चाहकर भी ना बोल पाई अपनी आवाज जो वो दे आई थी। मुझे लगा तुम एक जलपरी हो। प्रिंस को लगा कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया था, फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। प्रिंस प्यारी जलपरी को अपने महल ले गए। बादशाह ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो अपने बेटे की शादी एक प्रिंसेस से कराने वाले थे। बेचारी जलपरी अब चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब तक बोले नहीं, प्रिंस को पता कैसे चलेगा? उसे जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते ही देखते पहले 2 दिन बीत गए, अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन बादशाह और उनकी बेगम अपने बेटे की शादी पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस से करवाने निकल गए। बेचारी एरियल बोल ही ना पाई प्रिंस से कि वही है वो जिसे वो ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने मान लिया कि जो भी उन्होंने देखा वो एक सपना था। एरियल की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, प्रिंस के लिए उसकी चाहत। चौथे दिन का सूरज उगने वाला था। एरियल का रोना रुक नहीं रहा था और तभी कुछ जादू सा हुआ। पहले उसकी सभी बहनें आईं और फिर आई उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम यहाँ आए हैं उस जादूगरनी की कैद से तुम्हें निकालने।
और तभी उसके पिता महासागर के बादशाह प्रकट हुए। उनसे अपनी बेटी का गम सहा नहीं गया। एरियल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जाओ मेरी बच्ची। बादशाह ने अपना त्रिशूल दादी माँ के हाथ में रखे एक शंख पर फिराया, जिसमें एरियल की आवाज कैद थी, और एरियल की आवाज लौट आई। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू डैडी, आप लोग सब कितने अच्छे हैं। हिमरन वेल के पीठ पर सवार होके वो प्रिंस की शिप की तरफ रवाना हुई। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि प्रिंस अचानक रुक गए। उन्हें जलपरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना झिझक के प्रिंस सागर में कूद गए। अपने दोस्तों और परिवारों की मदद से एरियल को उसकी आवाज वापस मिल गई और उसका प्रिंस भी। पर अब वो जलपरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बिताने वाली थी मनुष्य बनकर। एरियल और प्रिंस की दुनिया बसी दोस्ती, शांति और प्रेम के पैगाम के साथ जमीन और सागर के बीच। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी प्रिंसेसेस उठती थीं, तब कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा, उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी
पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। 2 दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहां से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया। धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह, पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियाँ खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थीं, जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थीं और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया।
नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गई, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गई, पर फिर भी नाचते ही रही और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा, मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं। पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया। क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया। और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाजत दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था। पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं, पर उनकी तीसरी बेटी के दिल में ढेर सारा प्यार था। एक दिन पिता को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज तूफान की वजह से समंदर में डूब गए। उन बेचारे का सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय जिस घर में वो रहते थे। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं। उस पूरे दिन वो बस बैठे बैठे भला बुरा कह रही थीं। घर का सारा काम ब्यूटी ही कर रही थी। कुछ समय बाद पिताजी को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समंदर किनारे पहुंच गया है। वे उस तक जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, नेकलेस और ब्रेसलेट्स। और तुम्हारे लिए ब्यूटी? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। पिताजी एक लंबा सफर तय कर उस जहाज तक पहुंचे। ना उसमें कोई सामान था, ना ही वो जहाज कोई काम का रह गया था। उदास और थक हार कर वो वापस घर लौटे। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुंचे। सुनसान पड़ा था और ठंड भी थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे, बर्फ पे ही। आखिर एक जगह उन्हें एक कैसल दिखा जिसमें लाइटें जल रही थीं। वे मदद की उम्मीद में अंदर गए। कुछ अजीब था वो कैसल। सभी तरफ लाइटें ही जल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था।
उन्होंने पुकार भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कब तक रुकते, भूख जो लगी थी। उन्होंने खाना खाया और फिर एक सुंदर से बेड पे सो गए। जब वो सुबह उठे, उन्हें पहनने के लिए ताजा कपड़े तैयार मिले। नीचे गए तो शानदार ब्रेकफास्ट तैयार था। ये जरूर किसी परी का कैसल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है। वो मिले तो थैंक यू बोलूंगा जरूर। कैसल से निकलते हुए उन्हें गार्डन में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूं, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, धरती हिलने लगी और हवा तेज हो गई। पेड़ों के बीच से एक राक्षस जैसा दिखने वाला बीस्ट निकल के आया। पिताजी का सर चकराने लगा उसे देख के। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो? क्या यही शराफत है तुम्हारी? पिताजी उनसे सॉरी कहते रहे और बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए सजा मिलेगी जरूर। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर उनमें से एक यहाँ मेरे साथ रहने लगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? दिल पे बोझ लिए पिताजी घर की ओर जाने लगे। घर पहुंचने पर दोनों मतलबी बहनों ने पिताजी की कहानी सुनी, पर बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी उनसे अलग थी। डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों मतलबी बहन खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारी गलती वैसे भी ब्यूटी की ही थी। उदास और मजबूर पिताजी ब्यूटी को लेके कैसल के लिए निकले। पहुंच के देखा कि सब पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया था कि बीस्ट वहां पहुंचा। उसे देखते ही ब्यूटी की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही भयानक था जितना उसे पिताजी ने बताया था। बीस्ट ने बहुत नम्रता के साथ पूछा, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके पिताजी यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। ब्यूटी अगली सुबह उठी तो पिताजी जा चुके थे और शानदार ब्रेकफास्ट उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर गार्डन में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो कैसल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा था। उसे समझ नहीं आया, वो उसके अंदर गई। बहुत सुंदर तरीके से उस रूम को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा कि जो इस तरह से रूम को सजा सकता है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर्स में लिखा था, साहिबा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने बोला, एक आईने में उसे पिताजी दिखे।
ब्यूटी बहुत खुश हुई। उसके पिताजी उसके सामने जो थे। उसी रात डिनर के समय बीस्ट फिर आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये कैसल आपका है, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। आप चाहे तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत अचरज हुआ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तो मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी जरा कठोरता से बोल पड़ी, नहीं। बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, उदास, अकेला। हर रोज डिनर के समय बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। यूं ही दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट की आदत सी पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे वो पसंद आने लगे थे। एक दिन उसे आईने में अपने पिताजी बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई घर जाने के लिए पूछने, क्योंकि उसे अपने पिताजी की देखभाल करनी थी। बिल्कुल आप जा सकती हैं, पर अगर आप वापस ना आए तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते समय निकाल दे, वो उठेगी सीधा कैसल के अंदर। अगली सुबह वो अपने पिताजी के घर पे थी, अपने पुराने बेड पे जगी। वो अपने डैडी को देखकर बहुत खुश हुई और उसके डैडी की आधी बीमारी भाग गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, पिताजी से मिलने आई। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई उलझन में फंसाने की सोची। उसे यहाँ 1 हफ्ता और ठहरा लेते हैं। बीस्ट गुस्से में आएगा और उसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगे और कहा कि उन्हें अलग अलग नहीं रहना है। ब्यूटी ने फैसला कर लिया कि और हफ्ता वही रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात सपने में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेजान सा पड़ा हुआ देखा। वो एकदम से घबरा के उठी। मैं कितनी मतलबी बन रही हूँ। उसने उसी समय अपनी अंगूठी निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के कैसल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का रास्ता देखती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। एकदम से वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे सपने में देखा था उसने। ब्यूटी दौड़ के गई उसके पास और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कुछ कहा। मुझे लगा आप नहीं आओगे, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे शादी करोगे? उसी पल कुछ जादू सा होने लगा। कैसल की खूबसूरती दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा और फिर जब बीस्ट की तरफ पलटती वो, तो वहां एक जवान और सुंदर राजकुमार था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन हैं? बीस्ट था यहाँ, कहाँ गए वो?
राजकुमार उन्हें बोला, मैं ही वो बीस्ट हूं। एक डायन ने मुझ पे जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे पूरी जिंदगी बीस्ट बन के गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई। सच्चे दिल से उसे सच्चा प्यार जो मिला। ब्यूटी और राजकुमार ने शादी की और हमेशा खुश रहे। स्नो वाइट और 7 बौने। एक बार की बात है, एक दयालु रानी थी जो एक बर्फ से सफेद महल में एक मुग्ध वन में रहती थी। एक दिन बर्फबारी को देखते हुए रानी दिवा स्वप्न देख रही थी। बाहर बच्चे चिल्लाते हुए खेल रहे थे। उसने उन्हें देखने के लिए खिड़की खोली और हवा रानी का पसंदीदा रुमाल उड़ाकर ले गई और रुमाल ठीक उस स्नोमैन पर गिरा जो बच्चे बना रहे थे। उन्होंने दयालु रानी की ओर हाथ दिखाकर आभार व्यक्त किया। काश मेरी बेटी होती, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, लाल होंठ और एक दयालु दिल। कई महीने बीत गए और दयालु रानी का सपना सच हो गया। जब 9 महीने बाद उसके लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई और राजा और रानी के घर एक बच्ची पैदा हुई जो दुनिया में सबसे सुंदर थी। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा, लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रही। जबकि स्नो वाइट अभी भी एक छोटी लड़की थी, रानी का निधन हो गया और आकाश में तारा बन गई। कुछ साल बाद स्नो वाइट के पिता ने हेला नाम की महिला से शादी की। राजा नई रानी की सुंदरता पर मोहित था और इसलिए उसने कभी महसूस नहीं किया कि वो घमंडी और अहंकारी थी। दर्पण दर्पण एक बात बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? आप ही मेरी रानी, आप वास्तव में देश की सबसे सुंदर स्त्री है। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। स्नो वाइट अब एक खूबसूरत युवा महिला हो गई थी। उसके पिता राजा अपने सैनिकों के साथ एक लंबी यात्रा पर गए। जाने से पहले अपनी बेटी को उन्होंने गले लगाया। उदास मत होना स्नो वाइट, मैं वापस आऊंगा। एक दिन दुष्ट रानी हेला ने उसके नौकर डंकों का निर्माण किया। मेरे जादुई दर्पण डंकव का अनावरण करे। चेम्बरलेन डंकव अनाड़ी था। उसने अपने शरीर से कवर हटा दिया। मूर्ख, चले जाओ यहाँ से। रानी ने खुद को आईने में देखा और फिर कहा, दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, क्या है पता? जादुई दर्पण ने उसे उत्तर दिया, इस भूमि पर मेरी रानी अब आप सबसे सुंदर नहीं है, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। हेला बहुत क्रोधित हुई। ये हो नहीं सकता, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरा महल उसके गुस्से से थरथराता हुआ लग रहा था और उसका दुष्ट दिल स्नो वाइट की सुंदरता को नष्ट करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। और मुझे उसका दिल ला कर दो। स्नो वाइट ने शाही शिकारी पर भरोसा किया और उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसने जमीन पर एक घायल पक्षी देखा। स्नो वाइट ने उसके पंख ठीक करने में मदद करने के लिए पक्षी को उठाया। उसके पीछे से शिकारी उस पर झपटा और स्नो वाइट को मारने के लिए उसने अपना धनुष निकाला। उसने उस पर निशाना लगाया।
लेकिन वो देख सकता था कि स्नो वाइट का दिल मोम की तरह था। उसने घायल पक्षी को पकड़ रखा था और उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को मारना गलत है। स्नो वाइट, उसने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया। मैं तुम जैसे अच्छे और दयालु व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? कौन मेरी जान लेना चाहता है? रानी हेला, आपको भागना होगा और छुपना होगा। शिकारी ने झूठ बोलकर हेला को गुमराह करने का सोचा और स्नो वाइट के बदले एक जंगली सुअर को मार दिया ताकि वो हेला को सुअर का दिल दे सके और हेला को लगे कि स्नो वाइट मर चुकी है। राजकुमारी घबरा गई, अंधेरे जंगल में भाग गई। वो रात भर तेज शाखाओं और चमगादड़ से जूझती रही जब तक उसे आगे का रास्ता नहीं मिला। वो पेड़ से टकरा गई और ठंड अंधेरे से घिरे फॉरेस्ट में सो गई। जब शिकारी महल पहुंचा तो वो सीधा हेला के पास पहुंचा। मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी है। रानी हेला ने बॉक्स लिया और दिल की जांच की। उसने मान लिया कि स्नो वाइट मर चुकी है और उसकी दुष्ट हंसी से महल गूंज उठा। आखिरकार जब सुबह हुई तो स्नो वाइट के भरे जंगल में आंख खुली। उसके सामने एक प्यारा सा घर था। एक छोटे बगीचे और बाड़ के दीवार के साथ छोटी सी खिड़कियां, एक गोल हरा दरवाजा, एक डोर बेल के साथ। उसने घंटी बजाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और जब वो दरवाजा खटखटाने पहुंची तो वो खुल गया। अंदर सब कुछ इतना छोटा था कि ऐसा लगा जैसे वो खिलौने के घर में हो। छोटे बर्तन, छोटे चम्मच, ग्लास। जब उसे सूप का एक छोटा कटोरा मिला तो भूख लगने के कारण उसने सूप पी लिया और फिर एक छोटे से बिस्तर पर सो गई। कुछ दूरी पर घर के मालिक खदानों में अपना काम करके वापस आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे चुपचाप चले गए और फुसफुसाए। किसी ने मेरी रोटी खाई है, किसी ने मेरी प्लेट का इस्तेमाल किया है, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कितनी सुंदर लड़की है। ओए पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ा, ओ नहीं, पकड़ो, अब वो जाग रही है और ब्लैंकेट में छुप रही है। छोटी लड़की, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम 7 बौने हैं। मैं हूं एस और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। ओह, मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपके घर घुस गई। स्नो वाइट ने उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई और बौने उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ उनके छोटे से घर में रह सकती है, लेकिन केवल एक ही छत पर। हमें गाना बहुत पसंद है। क्या आपकी आवाज सुंदर है राजकुमारी? स्नो वाइट है मेरा नाम, आज महल से मैं बहुत दूर हूँ। मैं आकाश को देखती रहती हूँ, अपनी माँ से बात करती हूँ,
जो सितारों में है। मुझे जंगल में खुशी मिली है, मेरे छोटे दोस्त मेरी रक्षा करते हैं। उनके छोटे दिल अब उम्मीद से भरे हैं, अच्छे छोटे दिल फिर से जीतेंगे। दूर एक और जमीन में एक युवा सुंदर राजकुमार था। उसका नाम एंटवान था। उसे रात में बाहर बैठकर सितारों को देखना बहुत पसंद था, जो उसे उसके लोगों की याद दिलाते थे। एक रात उसने तारों भरे आकाश में स्नो वाइट का चेहरा देखा और उसे लगा कि उसे खोजना चाहिए। एक परी ने उसे बताया कि वो खतरे में है और उसने उसे एक जादुई दिल के आकार का हार दिया। तो राजकुमार एंटवान अपने भरोसेमंद घोड़े पर बैठकर उस सुंदर चेहरे को ढूंढने निकला। यहाँ महल में दुष्ट हेला फिर से जादुई दर्पण के सामने खड़ी थी। डंको, जादू दर्पण से पर्दा हटाओ, मुझे अपनी सुंदरता देखने दो। डंकव ने प्रवेश किया, लेकिन कवर दर्पण पर अटक गया था और उसने लगभग उसे खींच लिया। डंकव एक अनाड़ी सेवक था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समय पर वो अजीब और अनाड़ी बर्ताव किया करता था। हेला लगातार उससे नाराज थी। जब डंकव निकल गया तो हेला ने फिर से दर्पण से पूछा कि वो कितनी सुंदर है। दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, तुझे पता? क्षमा करे मेरी रानी, लेकिन स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो इस देश में सबसे सुंदर है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही। स्नो वाइट को एक बार हमेशा के लिए मारने के लिए उसने दुष्ट योजना बनाने का फैसला किया। सबसे अच्छा तरीका खुद का रूप बदलना होगा, इसलिए वो एक प्यारे से खरगोश में बदल गई। सुबह बौने काम पर चले गए। एक एक करके उन्होंने गाल पर स्नो वाइट को चूमा और खदान के लिए चल पड़े, एक चेतावनी देकर। अब राजकुमारी, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना, ये सुरक्षित नहीं है। जंगल शांत लग रहा था और स्नो वाइट ने बगीचे में फूलों को पानी देना शुरू किया। राजकुमारी ने बगीचे में बैठे एक छोटे खरगोश को देखा जिसे चोट लगी थी। उसने जाकर उसे उठाया और घर के अंदर ले आई। उसने खरगोश की चोट पर पट्टी बांधी और उसे बौने के बिस्तर पर धूप में आराम करने सुला दिया। बनी सोया हुआ लग रहा था, पर जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, खरगोश ने अपनी आंखें खोली और कमरे में देखा। और फिर वो उछला 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 और हेला में बदल गया। यही योजना उसने बनाई थी। उसने तकिए में बैंगनी जहर डाला, ये सोचकर कि राजकुमारी वहां सो जाएगी और जहर से मर जाएगी। स्नो वाइट बगीचे में काम करके इतना थक गई थी कि वो आराम करने के लिए अंदर आई। वो उस जहरीले तकिए पर अपना सिर रखने ही वाली थी स्नो वाइट। जब उसने सुना कि बौने घर आ गए हैं। राजकुमारी उनसे दरवाजे पर मिली और रात के खाने के बाद उन्होंने रात भर नृत्य किया। फायरप्लेस के सामने स्नो वाइट सो गई और उसने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि इसके कारण वो जहरीले तकिए पर सोने से बच गई। जब हेला अपने महल में लौट आई, तब डंको उसके दरवाजे की रखवाली कर रहा था। ये सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, वो जादुई दर्पण के सामने चली गई। दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है पता? मेरी रानी, स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो आपसे अधिक सुंदर है। नहीं,
नहीं नहीं नहीं, मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर होना है। मैं स्नो वाइट को मारने की योजना बनाऊंगी। कुछ दिन बाद जब बौने खदान में काम कर रहे थे, स्नो वाइट बौने के फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर रही थी और फिर उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। दरवाजा 3 बार खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाजे के माध्यम से देखा कि कौन है, और ये एक बूढ़ी बदसूरत महिला थी जिसके पास सेब की एक आप कौन है? मैं एक विक्रेता हूँ। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट सेब है। क्या आप खाकर देखना चाहोगी? स्नो वाइट को पहले दरवाजा खोलने से डर लग रहा था, लेकिन उसे लाल सेब बहुत पसंद थे। ये लो, इसका आनंद लो मेरी सुंदर बच्ची, मेरी तरफ से। स्नो वाइट ने बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया सेब लिया और एक निवाला खाया। सेब में जहर था। मदद के लिए चिल्लाने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई। सड़क के ठीक नीचे राजकुमार एंटवान ने अपने घोड़े को एक पेड़ की छांव में विश्राम के लिए बांध दिया। उसने आकाश में जो सुंदर चेहरा देखा था, उसे खोजने के लिए वो दूर तक यात्रा कर रहा था। सड़क से कुछ दूर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अकेले चलते देखा। वो उससे बात करने जा रहा था, तभी अचानक वो दुष्ट रानी हेला में बदल गई। राजकुमार और उसका घोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने पता पूछने का इरादा बदल दिया। देर रात जब बौने घर आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी फर्श पर बेजान पड़ी है। वे बहुत दुखी हुए और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने एक सुंदर कांच का ताबूत तैयार किया और उसे देश की सबसे लंबी नदी तक पहुंचाया, ताकि राज्य के सभी लोग उसकी सुंदरता के बारे में जान सके। नीचे की तरफ राजकुमार नदी के किनारे अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था और उसने नाव में कांच के ताबूत को देखा। उसने लड़की के चेहरे को पहचान लिया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने ताबूत के कवर को खोला। उसने अपनी जेब से स्टारडस्ट हार लिया और इसे राजकुमारी पर रख दिया। अलविदा राजकुमारी, हमेशा सितारों की तरह चमकती रहना। लेकिन राजकुमार ने हलचल देखी। स्टारडस्ट हार जादुई था और उसे आकाश में देखे गए चेहरे की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था। स्नो वाइट पुनर्जीवित हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसे जीवन दान देने वाला एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। जब वे किनारे पर आए तो स्नो वाइट के महल पहुंचे तो उसने और राजकुमार एंटवान ने राजा को सब कुछ बताया। जब राजा को पता चला कि रानी हेला ने स्नो वाइट के साथ क्या किया है, उसने उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने जादू के दर्पण और हेला की सभी वस्तुओं को महल के तहखाने में बंद कर दिया। कई महीनों बाद स्नो वाइट और प्रिंस को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और फिर महल में एक शानदार शादी संपन्न हुई। उन्होंने बौनों को भी आमंत्रित किया और जश्न मनाया और खुशी से जिंदगी बिताने लगे।